नमस्कार। इग्नू आरसी लखनऊ के स्वयं प्रभा चैनल पर आज बीपी एसी 131 पर्सपेक्टिव ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पाठ्यक्रम संचालित किया जा रहा है। अध्येताओं, यह पाठ्यक्रम लोक प्रशासन से संबंधित है। लोक प्रशासन की अवधारणा तथा महत्व इस पाठ्यक्रम का इकाई 1 है। इसमें पाठ्यक्रम को 5 इकाइयों में विभाजित किया गया है, वर्गीकृत किया गया है और उसी के अनुसार आपको 5 अगले सेशंस में इस कोर्स कोड को पूरी तरीके से संपन्न किया जाएगा। अध्येताओं, लोक प्रशासन को समझने के लिए सर्वप्रथम हमें लोक प्रशासन की अवधारणा तथा महत्व को समझना आवश्यक है। लोक प्रशासन की अवधारणा तथा महत्व इस बात से जानी जा सकती है कि यह सरकार के कुशल संचालन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह सत्ता का केंद्र और लोक सेवा का माध्यम है, अर्थात लोक प्रशासन के द्वारा सरकार एवं सत्ता जनता की सेवा करने का उद्देश्य रखती है। चूंकि लोक प्रशासन एक प्रशासनिक क्रियाविधि है तथा एक सरकारी संरचनात्मक संगठन का बृहद रूप है, अतः इसे एक अलग डिसिप्लिनरी अप्रोच से समझना बड़ा ही आवश्यक रहा, जिसके लिए ये एक नए अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। लोक प्रशासन के अध्ययन सामग्री में परिवर्तन होते रहे और पारंपरिक मॉडल से नवीन लोक प्रशासन तक का यह सफर लोक प्रशासन के क्षेत्र में आता है या लोक प्रशासन के अंतर्गत पढ़ा जाता है। लोक प्रशासन का अर्थ सर्वप्रथम हमें जानना होगा। लोक प्रशासन का अर्थ समझने के पूर्व हमें प्रशासन को समझना आवश्यक है। अर्थात प्रशासन क्या है? प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन शब्द का हिंदी पर्याय है। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है शासन करना। यह लैटिन भाषा के 2 शब्दों एड प्लस मिनिस्ट्रेशन से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है लोगों की देखभाल करना या चिंता करना या उनसे संबंधित कार्यों का प्रबंधन करना। अर्थात यदि हम प्रशासन शब्द को ध्यान दें तो प्रशासन शब्द मामलों के प्रबंधन से है और ऐसे मामले चाहे सरकारी हो या निजी अर्थात प्राइवेट। प्रशासन में हम निजी प्रशासन और लोक प्रशासन इन दोनों को रख सकते हैं, क्योंकि इसका जो वास्तविक अर्थ है वह है मामलों का प्रबंधन करना। प्रशासन तथा सार्वजनिक और निजी प्रशासन के रूप में जो विभाजन है, इसमें लोक प्रशासन अर्थात सरकारी प्रशासन का संबंध जनता से जुड़ा है और सरकारी परिप्रेक्ष्य से, अर्थात सरकार के द्वारा जो प्रशासन किया जाए या संचालित किया जाए वह लोक प्रशासन के अंतर्गत है, जबकि जो निजी हितों में या निजी व्यक्तियों के द्वारा किया जाए वह गैर सरकारी अर्थात निजी लोक प्रशासन होता। आगे हम बढ़ते हुए लोक प्रशासन को और अधिक विस्तार से समझते हैं। लोक प्रशासन प्रशासन के अधिक बड़े या व्यापक क्षेत्र का भाग है। इसे साधारणतः
नौकरशाही के नाम से समझा जाता है। लोक प्रशासन एक अध्ययन विषय है जिसका संबंध संगठन तथा लोक कल्याण के लिए लोक नीतियों का निर्माण एवं कार्यान्वयन करना है। इसे सरकारी शासन भी कहा जाता है क्योंकि लोक प्रशासन शब्द में समग्र लोक का अर्थ सरकार ही है। और अब हम जानेंगे कि लोक प्रशासन की विशेषताएं क्या है। देखिए, लोक प्रशासन की विशेषताओं को समझने के लिए हमें केवल निम्न बिंदुओं पर मुख्य ध्यान देना होगा। यह विशेषताएं हैं: नौकरशाही द्वारा निर्णय निर्माण करना, नीति प्रक्रिया का संगठन तथा विधियां, कानून का विस्तृत व्यवस्थापक कार्यान्वयन, लोक नीति का कार्यान्वयन, नागरिक कार्यों का निष्पादन, प्रशासनिक शाखा का संचालन, राजकीय कार्यों या मसलों के संदर्भ में प्रयुक्त कला तथा विज्ञान, सरकार क्या और कैसे कार्य करती है। यह लोक प्रशासन की विशेषताओं में, यदि हम लोक प्रशासन की विशेषताओं का विहंग अध्ययन करते हैं तो यह पाते हैं कि लोक प्रशासन सरकार के द्वारा जनता के प्रति किए गए कार्यों का, लोक नीतियों के क्रियान्वयन का, लोक नीतियों के निर्माण का, नौकरशाहों के द्वारा किया गया कार्य से संबंधित। अब हम आगे आते हैं और लोक प्रशासन के स्वरूप और क्षेत्र पर चर्चा करते हैं। लोक प्रशासन के स्वरूप के संबंध में दो व्यापक दृष्टिकोण हैं। एक पहला दृष्टिकोण प्रबंधात्मक अर्थात मैनेजेरियल तथा दूसरा संबंध है एकात्मक दृष्टिकोण यानी इंटीग्रेटेड। मैनेजेरियल एंड इंटीग्रेटेड दृष्टिकोण या अप्रोच, यह लोक प्रशासन के दो दृष्टिकोणों में मुख्यतः जाने जाते हैं। प्रबंधात्मक दृष्टिकोण के अंतर्गत लोक प्रशासन का संबंध केवल प्रबंध की गतिविधियों तक है, अर्थात इसमें प्रबंध से जुड़े हुए अधिकारियों के कार्यों का ही अध्ययन किया जाता है। अर्थात यह एक संकुचित दृष्टिकोण हो जाता है क्योंकि इसमें तकनीकी वर्ग से संबंधित, लिपिक वर्ग से संबंधित, अन्य कर्मचारियों से संबंधित कार्यों का अध्ययन नहीं किया जाता। हर्बर्ट साइमन और लूथर गुलिक मैनेजेरियल दृष्टिकोण के समर्थक रहे। आगे हम एकात्मक दृष्टिकोण के बारे में चर्चा कर रहे हैं। एकात्मक दृष्टिकोण में प्रशासन प्रबंधकीय कार्यों के अलावा तकनीकी, लिपिकीय तथा शारीरिक सभी क्रियाकलापों का पूर्ण योग या पूर्ण अध्ययन करता है। एल.डी. व्हाइट तथा मार्शल ई. डिमॉक लोक प्रशासन के एकीकृत दृष्टिकोण या एकात्मक दृष्टिकोण के समर्थक रहे। लोक प्रशासन के कार्य क्षेत्र के भी दो दृष्टिकोण हैं। इन दृष्टिकोणों में पहला नाम पोस्ट कोर्ब दृष्टिकोण है, जबकि दूसरा विषय वस्तु दृष्टिकोण है। अध्येताओं, आपको यह जानने की आवश्यकता अवश्य होगी कि यह पोस्ट कोर्ब जो लोक प्रशासन के अध्ययन क्षेत्र का दृष्टिकोण है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और लोक प्रशासन में लूथर गुलिक द्वारा दी गई यह अवधारणा प्रमुखता से करीब हर प्रश्न पत्रों में आती है। पोस्ट कोर्ब दृष्टिकोण लूथर गुलिक के द्वारा दी गई एक अवधारणा है
जिसमें लूथर गुलिक ने यह बताया है कि प्रशासन 7 अवयवों से मिलकर बनता है। अर्थात लूथर गुलिक का कहना है कि यदि हम प्रशासन की संरचना या संगठन को ध्यानपूर्वक देखें तो उसके कुछ 7 एलिमेंट ऐसे हैं जो सभी प्रशासनों में पाए जाएंगे। इसे लूथर गुलिक ने पोस्टगोर्ब कहा है। पोस्टगोर्ब इंग्लिश के 7 शब्दों के प्रथम अक्षर यानी फर्स्ट लेटर को मिलाकर बनाया गया एक शब्द संक्षेपण है। पोस्ड POSD CORB पोस्टगोर्ब यह 7 अवयव या तथ्यों के अंग्रेजी शब्दों के प्रथम अक्षर का शब्द संक्षेपण, जिसमें P यानी पोस्ट में P प्रथम आता है। P मीन्स प्लानिंग, प्लानिंग मीन्स नियोजन, अर्थात किसी भी संगठन के लिए आवश्यक है कि वह अपने संगठन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्लानिंग अवश्य करे। O फॉर ऑर्गेनाइजिंग यानी संगठन के सभी कार्मिकों को एवं कार्यों का ऑर्गेनाइजेशन करना, यह संगठन का विशेष महत्व रहेगा। S फॉर स्टाफिंग, स्टाफिंग मीन्स कि किसी भी संगठन के उद्देश्य को पाने के लिए उसमें स्टाफ का होना जरूरी है। स्टाफ मीन्स कर्मचारियों का होना आवश्यक है। D फॉर डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग मीन्स निदेशक या निर्देश करना, अर्थात किसी भी संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निर्देश या निर्देशन कला का निपुणता होना या निपुण होना आवश्यक है। कोऑर्डिनेशन CO, यहाँ पर 2 शब्द 2 लेटर्स को मिलाकर कोऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेशन मीन्स समन्वय करना। समन्वय किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बेहतर नतीजे के प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण होता है। यदि समन्वय नहीं है तो हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी संगठन में निश्चित समय पर या अपने उद्देश्य की पूर्ति करने में असफल। रिपोर्टिंग, R फॉर रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग मीन्स सूचित करना, किए गए कार्यों को सूचित किया जाए और उसका रिकॉर्ड बनाया जाए। B फॉर बजटिंग, बजटिंग ये लास्ट लेटर है। B फॉर बजटिंग यानी कि संगठन में किसी भी कार्य करने के लिए आय व्यय का लेखा जोखा होना चाहिए और आय व्यय के लेखे जोखे के लिए बजट का तैयार होना अति आवश्यक। यानी लूथर गुलिक ने अपने इन 7 अवयवों के माध्यम से एक पोस्टगोर्ब दृष्टिकोण दिया जो कि कार्य को यानी लोक प्रशासन के कार्य को बताता है और यह बताता है कि किस प्रकार हर प्रत्येक संगठन में यह 7 अवयव या एलिमेंट्स अवश्य पाए जाएंगे। अब हम अगले दृष्टिकोण पर आते हैं जिसे हम विषय वस्तु दृष्टिकोण कहते हैं। विषय वस्तु दृष्टिकोण पोस्टगोर्ब दृष्टिकोण की आलोचना के रूप में आया है। विषय वस्तु दृष्टिकोण इस बात का समर्थन करता है या प्रचार करता है कि प्रशासन की समस्याएं प्रत्येक एजेंसी में एक जैसी होती है। प्रशासन का वास्तविक केंद्र लोगों के निष्पादन के लिए की गई बहुत सी सेवाएं जैसे सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा आदि होती है। कहने का मतलब है कि विषय वस्तु पोस्टगोर्ब के दृष्टिकोण से थोड़ा व्यापक दृष्टिकोण है जो प्रशासन या लोक प्रशासन के विस्तार क्षेत्र को बढ़ाता है। गुलिक ने जो पोस्टगोर्ब की जो अवधारणा दी है वह विषय वस्तु दृष्टिकोण में भी अपनाई जाती है। अर्थात यहाँ पर यह कहना बड़ा ही समीचीन होगा कि हम पोस्टगोर्ब या विषय वस्तु के दृष्टिकोण को विरोधी या असंगत नहीं मानते हैं, बल्कि यह एक पूरक अवधारणा के रूप में जानी जाती है। यह कोई
विरोधी अवधारणा नहीं। अब हम आते हैं कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच संबंध। जैसा कि अभी हमने पहले ही बताया है कि प्रशासन में लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों का अध्ययन है, या दोनों इस प्रशासन शब्द के अंतर्गत आते हैं। लोक और निजी केवल इस मामले में फर्क होता है कि लोक प्रशासन का संबंध सरकारी सेवाओं से या सरकार के कार्यों से, जनता की नीतियों के प्रति है, जनता के हित के प्रति है, जबकि निजी का सरकारी कार्यकलापों से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता। चूंकि यहाँ पर हम संबंध की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ अंतर और कुछ समानता, इन दोनों का एक संक्षेप में वर्णन किया। सब प्रथम तो हम लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच के अंतर पर ध्यान आकृष्ट करते हैं। या देखिए, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के अंतर के समर्थकों में पॉल एच एपलबी, सर जोसिया स्टाम्प, हॉर्बर्ट ए साइमन, पीटर ड्रकर आदि विद्वान सम्मिलित हैं या माने जाते हैं। इन्होंने निम्न आधार पर लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर किया है, और यह पहला अंतर उनके उद्देश्य को लेकर है। अर्थात लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में जो अंतर है वह उनके उद्देश्य को लेकर होता है। जो लोक प्रशासन का उद्देश्य है वह है कि किस प्रकार जनता के हित का कार्य किया जाए, अर्थात ऐसी नीतियां बने जो जनता के हित को ध्यान में केंद्रित। जबकि निजी प्रशासन वह अपने संगठन के लाभ के उद्देश्य को लेकर कार्य करता है। तो उद्देश्य का यह अंतर लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के मध्य एक महत्वपूर्ण अंतर है। साथ ही लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में कानून के आधार पर भी अंतर पाया जाता है। कानून के आधार पर यह अंतर इस प्रकार है कि लोक प्रशासन के अंतर्गत कार्य करने वाले सभी पदाधिकारी अपने निश्चित कानून, नियमों या विनियमों से बंधे होते। वह कानून के अलावा या कानून से इतर अलग होकर किसी भी प्रकार कोई न तो कार्य करते हैं न कोई निर्णय लेने में ही सक्षम होते। जबकि निजी प्रशासन में कानून या नियमों के आधार पर ही कार्य करने में एक लोचशीलता पाई जाती है। अर्थात यहाँ पर कानून या नियमों से बंधकर कार्य नहीं किया जाता है, क्योंकि इनका उद्देश्य लाभ की प्राप्ति करना है। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में एक फर्क यह भी है कि जहां लोक प्रशासन राजनैतिक निर्देशों यानी कि राजनैतिक कार्यपालिका से बंधा होता है, उनके आदेशों का, उनके निर्देशों का पालन करना होता है, वहीं निजी प्रशासन में ऐसी कोई बाध्यता नहीं होती है। इसलिए लोक प्रशासन जनता के साथ व्यवहार करते समय निष्पक्ष रहता है, जबकि निजी प्रशासन का ऐसी जनता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं होती, न ही वह जनता के हित के लिए कार्य करता है। लोक प्रशासन में नैतिक तथा आचार संबंधी यानी कंडक्ट के मापदंड ऊंचे होते हैं, जबकि निजी प्रशासन चूंकि लाभ के उद्देश्य के लिए कार्य करता है और ना तो वह किसी नियम, कायदे, कानून से बंधा होता है, इसलिए उसमें नैतिक या आचार के मापदंड को फॉलो करने की
कोई व्यवस्था नहीं होती। लोक प्रशासन में सरकार का एकाधिकार होता है, यानी सरकार के हस्तक्षेप या एकाधिकार के आधार पर भी हम लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में फर्क कर सकते हैं। लोक प्रशासन जिन क्षेत्रों में कार्य करता है वहाँ वह अपना एकाधिकार स्थापित कर सकता है, जबकि निजी प्रशासन या निजी क्षेत्र को ऐसा अधिकार प्राप्त नहीं होता है। जैसे कि हम भारत में देख सकते हैं कि कोयला, खनिज, रेल, इस्पात जैसे कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें लोक प्रशासन या अर्थात सरकार का एकाधिकार है और इनसे संबंधित कार्य में केवल सरकार ही कार्य करती है अपने नौकरशाहों के माध्यम से, अपने कार्मिकों के माध्यम से, अर्थात लोक प्रशासन के माध्यम से। और इसी आधार पर हम देखते हैं कि इन क्षेत्रों का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह लोक कल्याण होता है। यह नीतियों, कानूनों, नियमों, उपनियमों आदि से संचालित होते हैं, जबकि निजी प्रशासन में एकाधिकारवाद जैसी कोई बात नहीं होती। निजी प्रशासन क्षेत्र में लोग प्रतिस्पर्धा करते हैं और प्रतिस्पर्धा का क्षेत्र सभी के लिए खुला होता। अब हम लोक प्रशासन और निजी प्रशासन की समानताओं के समर्थकों में हेनरी फेयोल, एमपी फॉलेट, लूथर बुलिक, लिंडल उर्विक आदि का नाम महत्वपूर्ण है। इन विद्वानों ने लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में भेद नहीं किया है, बल्कि उनमें समानताएं स्थापित की हैं। ऐसा इस आधार पर किया है क्योंकि इनका मानना है कि चाहे प्रशासन लोक प्रशासन हो या निजी प्रशासन हो, प्रशासन से संबंधित या संगठन से संबंधित कुछ आवश्यक तत्व उन दोनों में विद्यमान होंगे। इन समानताओं में प्रबंधात्मक तकनीकें जैसे योजना बनाना, संगठन बनाना, कार्यों का क्रियान्वयन करना और कार्यों को क्रियान्वित करने के लिए कौशल का होना आदि समान होते हैं। दोनों का संगठन यानी लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में जो संगठन है वह पद सोपान के क्रम पर कार्य करता है। पद सोपान से अभिप्राय है अर्थात उच्चतर से निम्नतर क्रम, यानी एक श्रेणी क्रम, जिसे आगे इस कोर्स कोड में पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में कुछ सामान्य कार्य भी होते हैं, जैसे लेखांकन, कार्यालय प्रबंधन, खरीद प्रक्रियाएं, आय व्यय का लेखा जोखा इत्यादि। इस प्रकार यह समानताएं भी यहां पर, साथ ही साथ दोनों संगठनों में कार्मिकों तथा वित्त से जुड़ी समस्याएं भी एक साथ समान होती। इसीलिए लोक प्रशासन और निजी प्रशासन की इन समानताओं के आधार पर भारत में हैदराबाद में स्थित भारत का प्रशासनिक स्टाफ प्रशिक्षण अकादमी, यह लोक प्रशासन के क्षेत्र के अधिकारियों तथा निजी प्रशासन के अधिकारियों को आपस में समन्वय स्थापित करके प्रशिक्षण प्रदान करता है। अर्थात यहाँ पर लोक प्रशासन के अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए निजी क्षेत्र के अधिकारियों को या ख्यातिप्रद लोगों को बुलाया जाता है और उनके निर्देशन के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया जाता।
देखिए, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के मध्य की ये जो समानताएं हैं, इन समानताओं के स्थापित होने में वैश्वीकरण तथा नवीन प्रबंधन दृष्टिकोण का भी बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहा है, भूमिका रही है, और जिस कारण यह दोनों एक दूसरे के समीप आते हुए। अब हम लोक प्रशासन के महत्व पर चर्चा करेंगे। लोक प्रशासन का महत्व इतना अधिक हमारे जीवन में है कि जन्म से मृत्यु तक व्यक्तियों की प्रत्येक गतिविधियों या क्रियाकलापों में राज्य की एजेंसियों अर्थात प्रशासनिक एजेंसियों का हस्तक्षेप रहता है या सहयोग रहता है। अर्थात यदि आप अपने आसपास के कार्यों पर या अपने जीवन से में बहुत से कार्यों पर नजर डालें तो आप पाएंगे कि प्रत्येक लगभग आपके क्षेत्र में या प्रत्येक आपके जीवन के प्रत्येक कार्य में कहीं ना कहीं आप राज्य से के कार्यों द्वारा संबंधित होते हैं, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, परिवहन जैसी मूलभूत आवश्यकताएं बिना राज्य के या बिना लोक प्रशासन के कार्यों के बगैर संपन्न ही नहीं हो सकती। इसलिए लोक प्रशासन का महत्व हमारे जीवन में अत्यधिक है। यह केवल शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने का साधन नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य अब सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक कल्याण, आर्थिक वृद्धि, तरक्की करना भी। भारत जैसे विकासशील प्रजातांत्रिक देशों में तो लोक प्रशासन का दायित्व एवं कर्तव्य और अधिक होता है। लोक प्रशासन भारत जैसे विकासशील देशों में सामाजिक परिवर्तन का एवं विकास का एक महत्वपूर्ण अंग है। साथ ही साथ यह राष्ट्रीय अखंडता एवं एकता की प्राप्ति का भी साधन बन गया है। अर्थात आप यदि भारत के संदर्भ में लोक प्रशासन पर के कार्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप पाते हैं कि किस प्रकार भारतीय लोकतंत्र में लोक प्रशासन यानी सरकार के कार्यों के द्वारा भारत के लोगों का यानी खास करके गरीब लोगों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है, जिसके लिए समय समय पर लोक नीतियां बनाई जाती हैं, जिनमें जैसे ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, आयुष्मान योजना, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई योजनाएं, बाढ़ में अकाल पीड़ितों में लोगों को बचाने का उद्देश्य, यह सभी लोक प्रशासन के कार्यों के क्षेत्र में आता है। यह लोक प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा जनता के हितों को उद्देश्य में रखकर कार्य करने का एक अनुपम उदाहरण है। तो अध्येताओं, लोक प्रशासन के इस यूनिट का या प्रथम अध्याय यहाँ पर संपन्न होता है, जिसमें हमने लोक प्रशासन के महत्व, क्षेत्र और इसके दृष्टिकोण पर चर्चा की है। अब हम इसकी दूसरी यूनिट यानी दूसरी इकाई पर आते हैं, और यह लोक प्रशासन के अंतर्गत आने वाले विषय वस्तु या क्षेत्र के अध्ययन के दृष्टिकोण से संबंधित है। अर्थात लोक प्रशासन में हम जो अध्ययन करेंगे या लोक प्रशासन के अंतर्गत जो कार्य किया जाए, उस कार्य को या उन नीतियों के निर्माण का, उन कार्यों को करने का, या उस लोक प्रशासन के अंतर्गत कौन से कार्य किए जाए उसको पढ़ने का या उसको जानने का, उसका दृष्टिकोण का चैप्टर है, अध्याय है, जिसे हम वैज्ञानिक प्रबंधन दृष्टिकोण कहते हैं। इस इकाई को पढ़ने से हम यह जानेंगे कि वैज्ञानिक प्रबंधन के द्वारा किस प्रकार प्रशासन में हम कार्यों एवं अपने उद्देश्यों को अधिक सुगमता से प्राप्त कर सकते हैं, और उसी का प्रयोग लोक प्रशासन में
किया जाए। वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत का उदय 20वीं सदी में फ्रेडरिक टेलर के द्वारा किया। यहाँ टेलर वैज्ञानिक प्रबंध के एक सर्वोच्च या महत्वपूर्ण विद्वानों में है, और इनका महत्व इस बात से जाना जा सकता है कि वैज्ञानिक प्रबंध दृष्टिकोण को हम टेलरवाद के नाम से भी पुकारते हैं। हालांकि टेलर के अलावा चार्ल्स बेबेज, हेनरी आर टाउन, फ्रेडरिक हॉल्से, हेनरी मेटकॉफ जैसे विद्वानों ने भी वैज्ञानिक प्रबंधन के बारे में कुछ विचार दिए हैं, किंतु जितना महत्वपूर्ण और जितना अधिक कार्य फ्रेडरिक टेलर द्वारा किया गया उतना किसी अन्य विद्वानों द्वारा नहीं किया गया। हालांकि वैज्ञानिक प्रबंधन शब्दावली का सृजन लुइस ब्रैंडिस ने किया था, फिर भी वैज्ञानिक प्रबंधन दृष्टिकोण लोक प्रशासन में टेलरवाद के नाम से ही जाना गया। अध्येताओं, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में लोक प्रशासन के छात्रों से बहुविकल्पीय प्रश्नों में पूछा जाता है। इसलिए जो लोक प्रशासन के अध्येता है वह इस कथन पर अवश्य ध्यान दे कि वैज्ञानिक प्रबंधन को हम किस नाम से जानते हैं तथा साथ ही साथ इस शब्दावली का प्रथम प्रयोग किसने। अब हम फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, यानी कि जिन्हें फ्रेडरिक टेलर सामान्यतः पुकारा जाता है, के वैज्ञानिक प्रबंधन दृष्टिकोण के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। एक बहुधा प्रश्न बहुकल्पियों में पूछा जाता है कि टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत का जन्म स्थान, या उन्होंने कहां पर इस वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत का प्रारंभ किया या अध्ययन किया। इस संबंध में यह कहना आवश्यक है कि टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत का प्रारंभ या उन्होंने इसकी खोज मिडवेल स्टील कंपनी, जो कि अमेरिका में आर्थर प्लेट कंपनियों में से एक थी, वहां पर उन्होंने कार्य करते हुए वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत को विकसित किया है। टेलर ने अपने जीवन काल में निम्न लेख प्रकाशित किए हैं, जिसमें पीस रेट सिस्टम, शॉप मैनेजमेंट, आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट महत्वपूर्ण है। देखिए, जब आप इनके लेखों को देखिएगा तो यह लेख आपको प्रशासनिक लोक प्रशासन के सिद्धांतों से अधिक कहीं व्यवहारिक प्रतीत होते हैं, और ये एक कौशल से जुड़े हुए प्रतीत होते हैं। अर्थात टेलर ने कंपनी के लोगों में या कर्मचारियों को के अंदर काम करने की प्रवृत्ति पर अपना ध्यान दिया और उनकी कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए मैकेनिज्म विकसित किया, और उस मैकेनिज्म को मैनेजमेंट में या प्रबंधन में जोड़ा और उस प्रबंधन का वैज्ञानिक विश्लेषण किया, और इस आधार पर उन्होंने स्थापित किया कि किसी भी संगठन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रशासन में कुशलता होनी चाहिए, और प्रशासन के बड़े अधिकारियों को सदैव अपने कर्मचारियों की कुशलता को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। टेलर ने वैज्ञानिक सिद्धांत प्रबंध की नींव रखते हुए विभिन्न प्रक्रियाओं के व्यवहारिक या अनुभविक विश्लेषण पर ध्यान केंद्रित किया। टेलर का कहना था कि संगठन की कार्यप्रणाली में तकनीकी क्षमता, तार्किकता तथा विशेषीकरण की आवश्यकता
होती है। टेलर ने अपने अध्ययन में पाया कि कर्मचारी में कार्य की उपेक्षा करने तथा उत्पादन को सीमित करने की प्रवृत्ति थी। अर्थात जब वह मिडवेल स्टील कंपनी में कार्य कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि यहाँ के कर्मचारी के अंतर्गत में एक ऐसा गुण पाया जा रहा है या ऐसा एक कैरेक्टर विद्यमान है जिसमें वह कार्य को कम करना चाह रहे हैं या उत्पादन में रुचि नहीं ले रहे। अब वह उसका गहनता से विश्लेषण करते हैं। उस विश्लेषण के दौरान जब उन्होंने यह देखा कि कर्मचारियों के अंदर एक प्रवृत्ति विकसित हो गई है, यह प्रवृत्ति जो कार्य के उत्पादन में कमी रख रही है या कार्य के प्रति उनके मन में अरुचि पैदा कर रही है, उसको उन्होंने सोल्डरिंग शब्द से जोड़ा या सोल्डरिंग शब्द उसके लिए प्रयोग किया। अर्थात कार्य न करने की प्रवृत्ति को टेलर ने सोल्डरिंग शब्द से बुलाया। उन्होंने इस बात पर ध्यान दिया कि इस स्थिति का कारण उत्पादन करने पर भी वही राशि का प्राप्त होना, यानी कि वही मूल्य यानी वही मेहनताना या वही पारिश्रमिक का प्राप्त होना होता। टेलर ने सोल्डरिंग को दो रूपों में बांटा, एक तो प्राकृतिक सोल्डरिंग नेचुरल तथा व्यवस्थित सोल्डरिंग। जो प्राकृतिक सोल्डरिंग है उसमें टेलर ने यह कहा कि प्राकृतिक रूप से व्यक्तियों के अंदर कभी कभी महत्वाकांक्षा की कमी होती है। अर्थात वह जब कार्य कर रहे होते हैं तो महत्वाकांक्षा न होने के कारण वह अपने उत्पादन को बढ़ाने में रुचि नहीं लेते। अर्थात किसी एक सीमा पे जाकर वह यथास्थित हो जाते हैं। इसे उन्होंने प्राकृतिक सोल्जरिंग कहा। जबकि दूसरी जो व्यवस्थित या सिस्टमैटिक सोल्डरिंग है उसमें उन्होंने यह बताया कि यह सोल्डरिंग सामाजिक तथा संगठनात्मक कारकों से है जिनके कारण कर्मचारियों द्वारा निष्पादन सीमित रूप में किया जाता। अतः टेलर तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण के समर्थक अन्य वैज्ञानिकों ने एक संगठन में एक निश्चित कार्य को करने के सर्वोत्तम तरीकों को खोजने वाले प्रयोग निर्मित किए। आगे हम टेलर की द्वारा दिए गए कुछ विशेषताओं का यानी वैज्ञानिक सिद्धांत में जो उन्होंने अपनी बात कही है उनकी विशेषताओं के मुख्य बिंदुओं के बारे में जानेंगे। टेलर ने अपने वैज्ञानिक सिद्धांत नियम को बनाते वक्त यह निर्देश दिया या सुझाव दिया कि किसी भी संगठन में हम अंगूठा नियम के स्थान पर विज्ञान को स्थापित करें या विज्ञान के प्रति या विज्ञान की प्रवृत्तियों को स्थापित करें। दूसरा, किसी काम को करने के सर्वोत्तम तरीके को निश्चित कर दिया जाए। अर्थात एक निश्चित तरीका हो जिस तरीके के द्वारा ही वह कार्य संपादित किया जाए। सर्वोत्तम तरीकों को अपने कर्मचारियों को बताया जाए यानी उनका प्रशिक्षण दिया जाए। साथ ही साथ प्रबंध को कर्मचारियों के साथ सहयोग करना चाहिए। कार्य का विभाजन प्रबंधकों तथा कर्मचारियों के बीच समान रूप से होना चाहिए। अर्थात कर्मचारियों को कभी यह प्रतीत न हो कि यह कार्य केवल हम ही करते हैं और जो प्रबंध है वह केवल हमें आदेश देता है और लाभ का बहुत बड़ा हिस्सा ले जाता है। इस प्रकार विवाद के स्थान पर सहयोग वैज्ञानिक प्रबंध का सार है, क्योंकि इसका लक्ष्य
प्रत्येक कर्मचारी या श्रमिक के लिए अधिकतम उत्पादन करना है या प्रॉस्पेरिटी प्राप्त करना। आगे हम प्रशासनिक प्रबंधन दृष्टिकोण यानी कि इस तीसरी इकाई में प्रवेश करते हैं और लोक प्रशासन के कार्य से संबंधित प्रशासनिक प्रबंधन दृष्टिकोण का अध्ययन करें। देखिए, यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये है कि लोक प्रशासन वास्तव में अमेरिका या लोक प्रशासन का जो विषय है वो अमेरिका से प्रारंभ हुआ और इनके संस्थापकों में वुडरो विल्सन का नाम, यानी अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन का नाम प्रमुखता से लिया जाता है, बल्कि यही कहा जाता है कि लोक प्रशासन के आदर्श के रूप में जाने जाते हैं। वुडरो विल्सन ने लोक प्रशासन की एक अलग विषय के रूप में नींव रखी। इसका प्रारंभ चूंकि संयुक्त राज्य अमेरिका से हुआ है, अतः अनेक प्रशासनिक विचारकों ने लोक प्रशासन के अध्ययन के प्रति अलग अलग दृष्टिकोण अपनाए। इन दृष्टिकोण को व्यापक रूप में क्लासिकी यानी शास्त्रीय, क्लासिकल यानी नवशास्त्रीय, उत्तर आधुनिक में वर्गीकृत किया। यानी कि प्रशासनिक प्रबंधन दृष्टिकोण अभी पहला वैज्ञानिक प्रबंधन दृष्टिकोण था जो काफी नवीन है, और ये प्रशासनिक प्रबंधन दृष्टिकोण है जो कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आया है। इसे हम शास्त्रीय दृष्टिकोण के रूप में भी जानते हैं। इसके साथ साथ नवशास्त्रीय दृष्टिकोण एवं उत्तराधुनिक दृष्टिकोण भी लोक प्रशासन के प्रबंधन दृष्टिकोण से संबंधित। प्रशासकीय प्रबंधन दृष्टिकोण एक क्लासिकी सिद्धांतों में से है। इसे मशीनी दृष्टिकोण या प्रशासन का सिद्धांत अथवा दृष्टिकोण कहा जाता है। प्रशासनिक प्रबंधन दृष्टिकोण का सिद्धांत वैज्ञानिक प्रबंधन आंदोलन का एक तर्कपूर्ण पूरक है। यानी जो वैज्ञानिक प्रबंध दृष्टिकोण रहा है संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, उसी के पूरक के रूप में या उसको और प्रतिष्ठा देने के रूप में प्रशासनिक प्रबंधन दृष्टिकोण का उद्गम करने का यह लोक प्रशासन के अंतर्गत जुड़ा हुआ है। यानी लोक प्रशासन में जो प्रशासन होगा वह प्रशासन वैज्ञानिक प्रबंध के दृष्टिकोण से किया जाए। तो यहां पर देखा जाए तो पूरकता है, कोई बहुत विशेष अंतर नहीं है। इसी आधार पर इस दृष्टिकोण में वैज्ञानिक प्रबंध दृष्टिकोण के मूलभूत तत्वों को भी स्वीकार किया गया है। वैज्ञानिक प्रबंध और इनमें थोड़ी समानता यह रही, असमानता या अंतर यह रहा कि जहां वैज्ञानिक प्रबंध का केंद्र बिंदु शारीरिक कार्यों का निष्पादन था, वहीं प्रशासनिक प्रबंध दृष्टिकोण का बल औपचारिक संगठन संरचना पर था, जिसमें संगठन चार्ट का महत्वपूर्ण स्थान है। अर्थात यहां पर अध्येता यह समझ लें कि जो वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत है, दृष्टिकोण है, वह प्रशासन कोई भी प्रशासन, जो लोक प्रशासन है, निजी प्रशासन, उसमें संगठन के उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए किस प्रकार के क्रियाकलाप हो, कार्य हो, उस पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। अब हम जब आते हैं प्रशासनिक प्रबंधन दृष्टिकोण में, तो इसके जुड़े हुए विद्वानों ने चूंकि लोक प्रशासन के क्षेत्र में अधिक कार्य किया या अपना विचार दिया, तो वहां पर उन्होंने
वैज्ञानिक प्रबंध दृष्टिकोण के विचारों को लेते हुए एक कार्य क्षेत्र के विस्तार को बढ़ाकर एक कदम आगे बढ़ गए और लोक प्रशासन में किस प्रकार बेहतर तरीके से कार्य किया जाए उस पर उन्होंने ध्यान केंद्रित किया। और इसी आधार पर यहां पर यह अंतर बताया जाता है कि जहां शारीरिक कार्यों का निष्पादन वैज्ञानिक प्रबंध दृष्टिकोण का मूलभूत है, वहां प्रशासनिक प्रबंध दृष्टिकोण में हम औपचारिक संगठन संरचना पर यानी संगठन चार्ट पर काम करते हैं। यानी केंद्र जो है वह संगठन चार्ट है। संगठन में एक चार्ट बनेगा। चार्ट मीन्स कि कर्मचारियों का, अधिकारियों का कार्य सभी कुछ एक चार्ट के अंतर्गत यानी एक तरीके से निश्चित है, नियमावलियों के अंतर्गत है, उसके आधार पर हो। प्रशासनिक प्रबंध दृष्टिकोण ने जिस सामान्य समस्या को संबोधित किया वह संगठनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक कार्यों की पहचान करना था। इन कार्यों को समूहित करके इस प्रकार समन्वित करना था जिससे कि संगठन की कुशलता अधिकतम की जा सके। एक ऐसे प्रशासन के विज्ञान की स्थापना जो सार्वजनिक तथा निजी दोनों क्षेत्रों में समान रूप से लागू हो, यह प्रशासनिक प्रबंधन दृष्टिकोण का उद्देश्य रहा। यानी कि आपने यहां पर देखा या यह जाना कि प्रशासनिक प्रबंधन दृष्टिकोण संगठन के उद्देश्यों को किस प्रकार सफलतापूर्वक अधिक से अधिक प्राप्त किया जा सके और जिसका उद्देश्य यह हो कि कार्यों को समूह के प्रयासों के द्वारा प्राप्त करते हुए एक संगठन चार्ट बनाया जाए जिससे कि जनता के प्रति या जनता के लोक नीतियों के क्रियान्वयन के प्रति अधिक से अधिक सुचारू रूप से कार्य हो सके। आगे हम यह देखते हैं कि जो प्रशासनिक प्रबंधन दृष्टिकोण है उस वर्ग का नेतृत्व या प्रतिनिधित्व लूथर बुलिक, लिंडल उर्विक, हेनरी फेयोल, मैरी पार्कर फॉलेट जैसे प्रशासनिक विचारकों ने किया। यह दृष्टिकोण प्रशासन के संरचनात्मक वादी सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात प्रशासनिक प्रबंधन दृष्टिकोण यह संरचनात्मक दृष्टिकोण या प्रशासन का संरचनात्मक दृष्टिकोण यह सभी एक ही मायने रखते हैं। सार्वजनिक तथा निजी प्रशासन के बीच में यह दृष्टिकोण कोई भेद नहीं करता है, क्योंकि इसकी मान्यता है कि कोई भी संगठन औपचारिक संरचना के अभाव में कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि किसी भी संगठन में कार्य, उत्तरदायित्व तथा शक्तियों एवं कर्मचारियों के एक दूसरे के से संबंधों के बारे में स्पष्ट उल्लेख होता। उर्विक की दृष्टि में संगठनात्मक संरचना के अभाव में चीजें अतार्किक हो जाती हैं, अर्थहीन हो जाती हैं, अकुशल हो जाती हैं। इस दृष्टिकोण के प्रतिपादकों की मान्यता यह है कि कुछ सिद्धांतों को विकसित किया जा सकता है जिनकी सार्वभौमिक उपयुक्तता होती। आगे हम प्रशासनिक प्रबंध दृष्टिकोण के प्रमुख प्रतिपादकों के बारे में या उनके विचारों के बारे में चर्चा करें।
जिनमें हेनरी फेयोल का नाम प्रमुखता से लिया जाता है, क्योंकि इन्हें प्रशासनिक प्रबंधन सिद्धांत का जनक कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रशासनिक प्रबंधन सिद्धांत के जनक के रूप में हेनरी फेयोल का नाम लिया जाता है। इन्होंने अपने विचारों को मुख्यतः 2 पुस्तकों में संकलित किया है, और यह पुस्तक बहुधा पूछी जाती है। पहली पुस्तक है जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, तो दूसरी है थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन द स्टेट, थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन द स्टेट। यानी ये 2 पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण है। अध्येताओं, आप अवश्य ध्यान रखें कि हेनरी फेयोल की यह पुस्तकें प्रतियोगी परीक्षाओं में निरंतरता से पूछी जाती है। हेनरी फेयोल ने अपने प्रशासनिक प्रबंध सिद्धांत में 14 सिद्धांत दिए हैं, जिनमें पद सोपानीय संरचना, अर्थात संगठन की संरचना औपचारिक होनी चाहिए, जिसमें सत्ता तथा दायित्व को ऊपर से नीचे तक स्पष्ट रूप से निर्धारित होना चाहिए, अर्थात पद सोपान होना चाहिए। पद सोपान का मतलब है पद उच्च से लेकर निम्न तक परिभाषित हो, जिनमें सभी के कार्य और कर्तव्य एवं अधिकार स्पष्ट रूप से परिभाषित हो। दूसरा सिद्धांत में इन्होंने श्रम का विभाजन या कार्य का विभाजन बताया है। तीसरे में स्वामी भक्ति, उचित वेतन का भुगतान, निर्देशन की एकता, आदेश की एकता, अनुशासन, प्राधिकार, केंद्रीकरण, व्यवस्था, साम्यता, कार्यकाल की स्थिरता, पहल, सहकार्य की भावना। ऐसे 14 सिद्धांत इन्होंने बताए हैं जो कि प्रशासन में या किसी भी संगठन के प्रशासन में आवश्यक रूप से होते। साथ ही हेनरी फेयोल ने व्यापारिक क्रियाकलापों पे यहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने भेद किया। एक लोक प्रशासन के 14 सिद्धांत, जबकि व्यापारिक प्रशासन या निजी प्रशासन की क्रियाकलापों के लिए उन्होंने 6 सिद्धांत या 6 भागों में विभाजित किया, जिन्हें तकनीकी, व्यवसायिक, वित्तीय, लेखांकन, सुरक्षा तथा नियंत्रणात्मक कहा है। फेयोल ने प्रशासन को 5 तत्वों में समेकित भी किया है, अर्थात जो 14 सिद्धांत उसमें से उसको समेकित करके उन्होंने इसका एक और नया परिष्कृत रूप बताया जो 5 तत्वों में है, और जिसे उन्होंने POCCC से कहा। यह भी शब्द संक्षेपण है, जिस प्रकार पोस्ट पोर्ब रहा है। और POCCC प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। ये फेयोल एक अच्छे प्रबंधक और प्रशासक के भी गुण बताते हैं, और इस 6 गुणों में शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सामान्य शिक्षा, विशेष ज्ञान तथा अनुभव को जोड़ते हैं। इसके साथ अगले विद्वान के रूप में लिंडल उर्विक का नाम आता है। उर्विक ने 8 सिद्धांत बताए, यानी कि प्रशासनिक संगठनों के कार्य करने में जो सिद्धांत महत्व होते हैं उनमें 8 सिद्धांतों में वर्गीकृत किया है। संगठन का उद्देश्य, प्राधिकार तथा उत्तरदायित्व, नियंत्रण क्षेत्र, समन्वय, दूसरे सिद्धांतों के बीच प्रत्यायोजन। उर्विक के विचार में संगठन एक संरचना निर्माण की प्रक्रिया है, जिसमें कार्य तथा क्रियाओं की पहचान की जाती है और उसका समूहीकरण किया जाता है। इस प्रक्रिया का प्रथम भाग कर्मचारी या कार्मिक होते। इसके बाद हम आते हैं लूथर गुलिक के सिद्धांतों पर,
और लूथर गुलिक के सिद्धांतों को अभी पूर्व में ही पोस्ट गोल्ब के रूप में बताया गया है, जो 7 अवयव तत्वों से मिलकर बना है। लेकिन यहाँ पर लूथर गुलिक ने विभागीकरण की अवधारणा का, यानी संगठन में जो विभाग हैं उनको किस आधार पर, कार्यक्षेत्र के आधार पर बांटा जाए, उसका भी एक अध्ययन प्रस्तुत किया है, जिसके लिए उन्होंने 4P कॉन्सेप्ट को बताया है। या 4P कॉन्सेप्ट यानी कि पर्पस, प्रोसेस, पीपुल और प्लेस, पर्सन, पीपुल, प्रोसेस, प्लेस के आधार पर, यानी 4Ps हैं। ये 4P के आधार पर संगठन के कार्य क्षेत्र के विस्तार को या विभाग के वर्गीय आवंटन के आधार को प्रस्तुत किया है। प्रशासन के सिद्धांतों में मोनियम रैली का भी नाम जान का महत्वपूर्ण है, जिन्होंने ऑनवर्ड इंडस्ट्री पुस्तक पब्लिश की। इसी के साथ MP फॉलेट के विचारों को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। यह मुख्यतः राजनीतिक विचारक रही हैं, परंतु इन्होंने पब्लिक एड में भी, यानी कि लोक प्रशासन में भी अपना एक अच्छा अनुभव दिया। इन्होंने संगठन में के केवल क्रियात्मक या कहें मैकेनिकल, यांत्रिकी क्षेत्र से आगे या विचार से आगे बढ़कर संगठन के अंतर्गत या प्रशासन के अंतर्गत विवाद समाधान, प्राधिकार, शक्ति, उत्तरदायित्व एवं नेतृत्व पर भी अपना ध्यान केंद्रित किया। इस प्रकार यह बहुत ही महत्वपूर्ण विचारक है, जिन्होंने प्रशासनिक प्रबंधन दृष्टिकोण पर अपने विचार व्यक्त किए और संगठन के सिद्धांतों के लिए आवश्यक विशेषताओं का वर्णन किया, जिसमें किसी 14 पोस्ट गोल्ब, लूथर गुलिक द्वारा 7 सिद्धांत आदि का वर्णन। प्रशासनिक प्रबंधन संबंधी विचारों की आधुनिक प्रबंधन विचारकों द्वारा छानबीन इत्यादि की गई है, आलोचना भी की गई है। और मुख्य रूप से यह आलोचना मानव संबंध सिद्धांतकारियों तथा व्यवहारवादियों द्वारा की गई है, जिसमें एल्टन मेयो, M. सायर, हर्बर्ट साइमन, डेनहार्ट आदि के नाम महत्वपूर्ण है या आलोचनाओं के बावजूद भी प्रशासनिक प्रबंध सिद्धांत के महत्व में कहीं कोई कमी नहीं है और आज नवीन लोक प्रशासन में इसको प्रमुखता से अपनाया जाता है। इसके बाद अगली यूनिट, जो अंतिम यूनिट चौथी यूनिट है, वह नौकरशाही दृष्टिकोण से संबंधित है। नौकरशाही दृष्टिकोण आधुनिक समाज में प्रमुखता से लिया जाता है। लोक प्रशासन में तो नौकरशाही दृष्टिकोण इतना अधिक महत्वपूर्ण विषय है कि लोक प्रशासन को तो एक प्रकार नौकरशाही के प्रशासन के रूप में ही जाना जाता है और इसका इतिहास भी बहुत ही पुराना रहा है। भारत में मौर्य साम्राज्य, चीनी साम्राज्य, चीन के शासन में चीन का शासन, मुगल शासन, यह सभी शासन नौकरशाही शासन द्वारा ही संचालित रहे हैं। और इनके प्रमुख विचारकों में हालांकि जॉन स्टुअर्ट मिल, मार्क्स का नाम भी है, किंतु सबसे महत्वपूर्ण विचार जो दिया है वह वेबर के द्वारा दिया है, जिन्होंने नौकरशाही के 8 प्रारूपों का वर्णन किया है। उन 8 प्रारूपों के आधार पर ही मैक्स वेबर ने नौकरशाही से संबंधित उनके विशेष गुणों को बताया है और बताया कि किस प्रकार यह एक करिश्माई सत्ता से अलग होकर एक संगठन को या लोक प्रशासनिक संरचना को एक संगठनात्मक तरीके से चलाने में अपना विशेष योगदान देते। फिर भी नौकरशाही के अन्य विचारक भी रहे हैं, जिन्होंने अन्य मार्क्सवादी सिद्धांतों के आधार पर इसकी बात। अध्येताओं, इस प्रकार आज हम पर्सपेक्टिव ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के प्रथम खंड के 4 यूनिटों का अध्ययन हमने किया, इसकी विशेषताओं को बताया है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।